Hello friends, in this video we discuss the previous year questions of polity which were asked in UPSC, EPFO, APFC exam. We already discussed the previous year questions of computer, modern history and economy. Watch those videos are very helpful to crack the EPFO, APFC exam. Fine. And second thing, join the Telegram group for further any updates. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा. And first you solve the question, pause the video एंड देन सॉल्व विद मी. आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर मेरे साथ सॉल्व करिएगा और पेन एंड पेपर लेके बैठिए. मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाऊंगा. ओके. एंड आप ये भी लिखते जाइएगा आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, आपके कितने राइट हैं, आपके कितने रॉन्ग हैं. फाइन. जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके EPFO APFC एग्जाम में पूछे गए हैं. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फाइन. वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है. वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है. सॉल्व करिए इसको. आंसर इज बी, बोथी. आंसर इज बी, बोथी. ओके. एक्चुअली इन शेड्यूल 8 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 22 हमारी लैंग्वेजेस आर इन शेड्यूल 8. ठीक है. और जितने भी शेड्यूल हैं फ्रॉम 1 to 12 आपको बेसिकली पता होने चाहिए. यहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है. ठीक है. आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं नोट डाउन करवा देता हूँ. फ्रॉम शेड्यूल 1 to शेड्यूल 2, नोट डाउन इन योर नोट्स. शेड्यूल 1 इट कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज. शेड्यूल 2 अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इनरोलमेंट. शेड्यूल 3 ओथ एंड अफर्मेशन. शेड्यूल 4 सीट्स for state and UTs in Rajya Sabha. Schedule 5 for the administrative and control of schedule area and schedule tribe. Schedule 6 for the administrative of tribal area. वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ट्राइबल एरिया बोला है. शेड्यूल 5 में मैंने शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब. ठीक है. इन शेड्यूल 6 फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इन 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम फॉर शेड्यूल 6. शेड्यूल 7 3 legislative लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट. शेड्यूल 8 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिस पे आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है. ठीक है. शेड्यूल 9 इट डील विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन विद लैंड रिफॉर्म एंड अवॉल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम. शेड्यूल 10 मैंने करवा रखा है आपको पॉलिटी वाले फैक्ट बेस्ड सीरीज में. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल. ठीक है. एंटी डिफेक्शन लॉ. शेड्यूल 10 फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है. फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव. ठीक है. नाउ शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12. शेड्यूल 11 फॉर पंचायती राज एंड शेड्यूल 12 फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है. आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ऐड किया. ठीक है. ये मुझे कमेंट करके बताइएगा. एंड इन पंचायती राज देयर आर 29 मैटर एंड इन म्यूनिसिपैलिटीज देयर आर 18 मैटर. ठीक है. तो किस में ज़्यादा मैटर हैं तो ये भी कल को क्वेश्चन पूछ सकता है इन पंचायती राज शेड्यूल 11. फाइन. बेसिकली इन 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2003 4 लैंग्वेज हमने ऐड करी, बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संताली. बट बोथी लैंग्वेज आर नॉट बी अंडर द 8th शेड्यूल. ठीक है. जिसमें हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आंसर इज बी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में. शेड्यूल 1 to 12 मैंने बता दिए. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक ऑफ पॉलिटी आपने पढ़ भी रखा होगा ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज नॉट करेक्ट. सॉल्व करिए इसको. सॉल्व इट. इंपॉर्टेंट है. आंसर इज डी. करंटली डिजिटलाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, नॉट पूछा है. ध्यान दीजिए. आंसर क्या है इसका, डी है. ठीक है. बेसिकली NPR होता क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता क्या है. बेसिकली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. जब मैं यहाँ पर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री बोल रहा हूँ. यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है, यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज वन हु हैज़ बीन रिजाइडिंग इन द लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट द लास्ट 6 months. ठीक है ना. यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिंपली मीन द वन हु हैज़ been residing in a local area for at least the last 6 months or intended to stay a particular location for the next 6 months.
फाइन, नोट डाउन कर लीजिए आप एनपीआर, एनआरसी, सेंसस, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये प्लीज़ इन तीनों को देख के जाइएगा। एनपीआर, एनआरसी, सेंसस, सीएए ये न्यूज़ में है, सेंसस न्यूज़ में है, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक नोट डाउन कर लीजिए, एनपीआर और एनआरसी के मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज़ अ लिस्ट ऑफ द यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड इट इज़ अ कंपलसरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि आपको एनपीआर में रजिस्टर करना है। दिस इंक्लूड द बोथ इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन सिटीजन, क्योंकि यूजुअल रेजिडेंट है जो भी पर्सन 6 मंथ से रह रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर इंटेंडेड टू स्टे अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द नेक्स्ट 6 मंथ। फाइन, ठीक है, ये एनपीआर के 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। एनआरसी लिखिए, बेसिकली एनआरसी क्या होता है? एनआरसी इंक्लूड द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज इंडिविजुअल हु क्वालिफाई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हु क्वालिफाई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, एनआरसी कंटेन अ डिटेल ऑफ ओनली इंडियन सिटीजन। ठीक है, एनपीआर इंक्लूड द बोथ इंडियन सिटीजन एंड द फॉरेन सिटीजन, बट एनआरसी कंटेन द डिटेल ऑफ ओनली इंडियन सिटीजन। एंड most important point, the NRC was published only once in 1951 and since they has not be updated. ठीक है, they has not be updated for the nation until recently. It has only updated in Assam only. ठीक है, एक ही स्टेट में ये अपडेट हुई है, only in Assam, but the government plan to update it nationally as well. ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट दिखाए हैं। एनआरसी, एनपीआर में क्या क्या है, सेंसस देख के जाइएगा, सीएए देख के जाइएगा। इंपॉर्टेंट है इनके डिफरेंसेस, इनके प्रोविज़न जो जो दिए हुए हैं प्लीज़ उनको देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट जो इसमें ए है वो सही है। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। बी, इट्स ऑल्सो राइट स्टेटमेंट इज बीइंग क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003 as amended from time to time. It's also a right statement. The digital data base or demographic data was around 120 crore persons has been created. Actually, according to 2011 census, India has a population of 120 crore, but अलग अब बढ़ गई है, सेंसस डिले है, अब देखो कब होता है। ठीक है, फाइन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, pause the video and solve it. Under which of the following ground the Constitution of India authorized the legislature to make the law providing the preventive detention? सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। हाँ, एंड सेकंड थिंग, ये जो डी राइट आंसर है ये गलत क्यों है? करंटली डिजिटाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या है, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल होता है और जो सेंसस कमीशन जो होता है हैज असाइनिंग द डीआईटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोग्राफिक डाटा डिजिटाइजेशन एंड बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन। It is not by the central government, it by the DIT with the responsibility of demographic data and digitization of the biometric data collection. Fine. Okay. Now solve the third question. थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए। आंसर इज बी, आंसर इज बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन क्या पूछा? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजिंग द लेजिस्लेचर टू मेक laws providing the preventive detention? अब preventive detention under article 22, ठीक है, पढ़ाई होगा, बेसिक पॉलिटी का पार्ट है। कौन कौन से ग्राउंड पे लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यस। मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यस। मेंटेनिंग ऑफ सप्लाई एंड सर्विस एसेंशियल ऑफ द कम्युनिटी, यस, बट नॉट मेंटेनिंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड मॉरलिटी। ये कोई बेसिस नहीं है, ये कोई बेसिस नहीं है। फाइन। एक और इसमें लिख लीजिए, 3 के अलावा एक और ऐड करिए, फॉरेन अफेयर्स ऑल्सो। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल ऑफ द कम्युनिटी, एंड फोर्थ और ऐड करिए, लिखिए अपने नोट्स में, फॉरेन अफेयर ऑल्सो। ये 4 ग्राउंड है, ठीक है, बट नॉट अ मेंटेनिंग द पब्लिक हेल्थ एंड मॉरलिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इजिली आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फोर्थ, जिसने भी पॉलिटी की फैक्ट बेस्ड सीरीज के लेक्चर लगाए होंगे, जिस जो मैंने कराए हैं, वो फोर्थ क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इजीली हो जाएगा। सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को।
A money bill contain a provision for which of the following matter? Solve it. Answer is D. First, second, third. The imposition, abolition, remission, alteration और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था और लिखवाया था आपको. और मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है बताइएगा मुझे कमेंट में. आर्टिकल 1110 वो 110 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द मनी बिल. सेकेंड ऑल्सो राइट द रेगुलेशन ऑफ द बोरिंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. थर्ड, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटीजेंसी फंड क्या होता है, ये सारा मैंने करवा रखा है. ठीक है. जितने भी फंड्स ऑफ इंडिया हैं 3 फंड्स होते हैं, जाके देखिए वीडियो को, सारा मैंने वहाँ डिस्कस कर रखा है. पीपीटी में सारे पॉइंट मेंशन है. और जितने भी बिल हैं, बिल भी मैंने करा रखे, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल ए, फाइनेंशियल बिल बी, सारा मैंने करवा रखा है. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल. ठीक है. लेकिन थर्ड नहीं है. ठीक है. द इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज दिस आर नॉट कंसिडर अंडर द मनी बिल. ठीक है. और मनी, अब मुझे कमेंट करके बताइएगा ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा. ये मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको याद है तो, कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा. ठीक है. फाइन. बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के ही क्वेश्चन है, अगर ढंग से थोड़ा ध्यान से पॉलिटी पढ़िए तो इजीली आप कर पा रहे होंगे. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन को पॉज करिए वीडियो को. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the age to exercise franchise was reduced from 21 year to 18 year. सॉल्व करिए. आंसर इज सी, 61st अमेंडमेंट. ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है डायरेक्टली. अमेंडमेंट के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसको कर लीजिए. कमिटीज़ के लिए बनाई थी, उसको कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है. क्योंकि जितनी भी वीडियो बनी है सारे PYQ के एनालाइज होने के बाद बनी है, चाहे वो EPFO EPFC का पेपर हो, चाहे UPSC CSC के हो. ठीक है. CDS NDA उसके बाद ही जहाँ से UPSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं वहीं से वो मैंने PPT में वही पॉइंट मेंशन करे हैं. ठीक है. नाउ पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट, लाइन पढ़िएगा, स्टेट शैल मेक अ प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ. बताइए आर्टिकल 43, 42, 41 एंड 40. अगर आपको पता होगा कि सारे आर्टिकल अंदर द DPSP पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द DPSP. ठीक है. बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे. आंसर क्या, किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? अंडर आर्टिकल 42. एक चीज ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी. आपके EPFO EPFC के लिए DPSP से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ठीक है. DPSP से ज़्यादा, उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट से. फंडामेंटल ड्यूटी से तो बहुत कम, रेयर चांस में हुआ है, लेकिन DPSP से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे. और मैंने कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट में पढ़ना है, कौन से आर्टिकल DPSP में पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स थे उसमें मैंने बता रखा है, उस भी वीडियो को देख लीजिए. ठीक है. कौन कौन से आर्टिकल आपको पहले पढ़ने. ठीक है. एंड DPSP कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट एंड दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. बेसिकली DPSP का काम क्या है, टू these are the principle are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principle in making the law. ठीक है. ये सारा चीज जो मैंने बता रहा हूँ प्रोविजन DPSP, ये आपने अपनी जो बेसिक बुक है और जाके नोट्स हैं वहाँ पे आपने पढ़े होंगे. ठीक है. लेकिन प्लीज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और कौन से आर्टिकल किस अमेंडमेंट के थ्रू आए DPSP में वो जरूर देख के जाइएगा. ठीक है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को. अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पढ़िएगा, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज और अदर डेंजरस एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड. बताइए. DPSP है, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी है, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फंडामेंटल राइट टू एसोसिएशन है, और इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता. बताइए. आंसर इज सी, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. कौन सा आर्टिकल?
फ्रॉम आर्टिकल 11 to 35 डील विद द फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, बेकार मतलब फोर्स लेबर, ठीक है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर। एंड आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइन एंड अदर हैजार्डियस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क इन और रेलवे। फाइन। और फिर देखिए, मैंने आपसे कहा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप फंडामेंटल ड्यूटीज पे इतना फोकस मत करिएगा, अभी आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा फोकस करिए, वहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और कौन से आर्टिकल्स को पहले पढ़ना है, कौन से आर्टिकल के प्रोविजन पहले पढ़ने हैं, वो मैंने आपको बता रखा है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। नाउ क्वेश्चन 8, सॉल्व दैट क्वेश्चन। इन इंडिया ऑल पावर विद रिस्पेक्ट द एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन रेस्ट विद द, थोड़ा सोचिएगा इस क्वेश्चन को, सोचिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। आंसर इज सी, पार्लियामेंट। आंसर इज सी। क्वेश्चन पढ़िए आप। द इंडियन ऑल पावर विद रिस्पेक्ट टू द एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन रेस्ट विद द सिटीजनशिप अंडर विच पार्ट? पार्ट 2। फ्रॉम विच आर्टिकल? आर्टिकल 5 to 11। और आर्टिकल 11 में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजन। पार्लियामेंट हैज द पावर, ठीक है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट रजिस्ट्रार जनरल। उस स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या था कि रजिस्ट्रार जनरल होगा, नहीं, पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। फाइन। क्वेश्चन 9 सॉरी, सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को और लिखते जाइएगा कितने हमें अटैम्प्ट हो रहे हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सोचिए इस क्वेश्चन को। द रेजिग्नेशन लेटर, ये तो आपको पता ही होगा। द प्रेसिडेंट गेव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। एंड अब ऑप्शन पढ़िए। The resignation letter is addressed to the Vice President of India. Second, the resignation letter is addressed to the Vice President of India, who must commit with the Speaker of Lok Sabha. The resignation letter addressed to the Vice President of India, who must communicate with the Chief Justice of India. The resignation letter is addressed to the Vice President of India, who must communicate with the Chief Justice of India and the Speaker of Lok Sabha. सॉल्व करिए क्वेश्चन को, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। Answer is B. The resignation letter is addressed to the Vice President of India, who must communicate with the Speaker of Lok Sabha. और मैंने आपको लिखवाया था जब मैंने पार्लियामेंट करवाया था, पार्ट 5 डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम आर्टिकल 52 to 78। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में ध्यान रखिएगा कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सारा कुछ लिखवा रखा है मैंने। और प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन हिज ऑफिस। फाइन। आंसर क्या है? बी, ठीक है। फाइन। नाउ 10 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग बॉडीज डिसाइडेड अबाउट द डाउट एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ध्यान रखिएगा, इस बार प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इलेक्शन हुआ है, मैंने प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन करा रखे हैं, उस लेक्चर को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने वहाँ पे कवर कर रखे हैं आपको। बताइए क्या आंसर होगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग बॉडी डिसाइडेड अबाउट द डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो मुझे ये बताइएगा, द डाउट एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द जनरल इलेक्शन को कौन देखता है? अगर कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है जनरल इलेक्शन में, उसको कौन डिसाइड करता है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये भी क्वेश्चन कल को बन सकता है, क्योंकि डाउट एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डील बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट जनरल इलेक्शन का बताइएगा, ये कल को क्वेश्चन बन सकता है। और आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर रिलेटिंग टू द कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 71, ठीक है। फाइन। 10 क्वेश्चन लेने, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन करिए, लास्ट 4 डेज बचे हैं एग्जाम के, ठीक है। और जो भी फैक्ट बेस्ड सीरीज है, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, उसको प्लीज़ वॉच कर लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर एनी अपडेट्स।
फाइन। और क्विज वगैरह मैं करवाने वाला हूँ 1-2 दिन में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।